बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदास नाज़रीन। जैसा आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो एक बजट आया है, जो कि कहा जाता था कि ये जो अभी बजट आएगा ये आवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन अगर हम इसके मतलब एक अलग इसका चेहरा देखें, मतलब उनकी बदौलत तो ये एक जो है आवाम दोस्त ही जो है ये बजट लेकर आया गया है। लेकिन अगर हम महंगाई का रेशो देखें और इसके हिसाब से उसको कंपैरिजन करते हैं तो इस बजट में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। बल्कि मुझे लगता है ये जो भी बजट आया है ये आवाम दुश्मन बजट लेकर आया गया है। इसमें अशिया खुर्दनोश हो गए, इसमें मतलब हर चीज़ के ऊपर मैं किन किन चीज़ों का जिक्र करूँ, इसमें हर चीज़ के ऊपर इन्होंने इतने इतने टैक्सेस में लगा दिए हैं कि आवाम की अब जो है खाने पीने की भी जो चीज़ें उनको भी उन मतलब आवाम की पहुंच से दूर कर दिया गया। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद है शर्जील गोपलानी साहब, क्योंकि ज़ाहिर शर्जील गोपलानी साहब जो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो ताजरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, कराची के अवाम की हुकूक की बात करते हैं, कराची के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। इनका एक कराची की मतलब उसमें एक बड़ा किरदार है, कराची के मसाइल में एक बड़ा किरदार है। उनको ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हल करने की कोशिश करें। मैं खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में शर्जील साहब। बात यह है कि अभी जो बजट आया और मैंने देखा कि आप लोगों ने भी इस हवाले से काफ़ी आवाज़ उठाई है, तो ये जो अवाम दोस्त बजट कहा जाता था, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये बजट अवाम दोस्त है? देखिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम टॉपिक के लिए मुझे को दावत दी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इसका नाम आप मैं सॉरी टू से कि आप इसको अवाम दोस्त नहीं अवाम कुश बजट का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अवाम दुश्मन बजट और मैं शायद समझता हूँ कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतना बुरा बजट आज तक कभी पेश नहीं हुआ। ठीक है। अगर आप बात करते हैं इस बजट के चीदा चीदा नुकात की, तो हम आते हैं सबसे पहली बात इस शहर में या इस मुल्क के अंदर इस वक्त हर कोई शहरी ऐसा नहीं है कि जो आपके एनर्जी क्राइसिस का शिकार ना हो। एग्जैक्टली हर शख्स ही है। हर शख्स है, आपको भी जो बिल आ रहे होंगे आपकी भी पहुंच से बाहर हो चुके होंगे, अगर आपका कैमरामैन है तो उसकी भी, और जो आपके नाज़रीन है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, ठीक है, कोई शख्स इससे बचा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, ये नाअहली जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी IPPs के मुआहदे इन गवर्नमेंट्स ने किए, आपने मैंने नहीं किया। हाँ, सही बात है। बिल्कुल होना ये चाहिए, हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं, पानी का गिलास लेने जाएंगे तो ये हम अपनी मंशा से खरीदते हैं, लेकिन हम बिजली हमारी जरूरत है, हम अपनी मंशा से नहीं ले सकते। सही बात है। हम मंशा से इसलिए नहीं ले सकते कि एक ही मोनोपोलाइज जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कराची इलेक्ट्रिक के नाम से आपको बिजली दे रही है, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। सही बात। तो जो जैसे देनी है वैसी लेनी है, और नेपरा उनके साथ मिला हुआ है। चले, इसके बाद एक छोटा सा राहत का चांस हमने लिया था थैंक्स टू चाइना अगेन। चाइना की वजह से आज हमें सस्ते सोलर पैनल मिल रहे हैं। अगर ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी होती तो ये आपका सोलर पैनल और उसके इन्वर्टर्स या हाइब्रिड बैटरीज हमारी पहुंच से बाहर थी। सही बात है, लेकिन उस पे भी टैक्सेस लगाने का क्या है, 13% टैक्सेस उस पे लगाने का, 18% जो इसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। होना ये चाहिए कि हुकूमत जो IPPs को सब्सिडीज दे रही थी, जो अरबों रुपए के दिए हैं, आवाम को क्यों नहीं दी? आवाम को देती भाई, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वो फंड सैंक्शन करती कि भाई आपने घर पे सोलर लगाएं, गवर्नमेंट इसकी पेमेंट जो है बैंक के थ्रू करवाती, 10 साल में हम इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते, हमारे लिए मसला आसान हो जाता। 50,000 रुपये हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हम 20,000 रुपये सोलर की इंस्टॉलमेंट भरते, तो हम जो है खुद मुख्तार हो जाते। लेकिन शर्जील साहब, अगर ये सारी सहूलियात आवाम को मिल जाएंगी तो भाई आवाम को परेशानी में कौन देखकर खुश होगा? मसला सारा यहाँ पर यह आ जाता है। वह ठंडी हवा भरूंगा, और मैं तो क्या कहूँ, मेरे को तो शायर और शायरी भी नहीं आती कि कोई शेर कहता हूँ, लेकिन आवाम को ये जरूर सोचना चाहिए आपके चैनल के तवज्जुह से कि अब जूते किसको मारने चाहिए, कि जूते खाने के काबिल नहीं है जो हमारे MPAs, हमारे MNAs, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे वजीर आजम और हमारे सदर साहब क्यों नहीं देखे ना? ये तो सामने सामने है ना कि चले आगे भी आप ब्लैकमेल हो रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक के हाल में। कराची इलेक्ट्रिक ने जो लास्ट टाइम आपने भी देखा और हमने भी देखा, जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो सलूक किया, और मोने सर भी बोलते हैं यू आर माई फुट, ठीक है, वो आपके जूते की नोक पे रख के आपके पार्लियामेंट को कितने पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, मतलब उन्होंने किसी की रिस्पेक्ट नहीं की, मतलब इतने जोरावर ये हो चुके हैं कि ये ना किसी हुकूमत को ना किसी इक़्तिदार को किसी को नहीं मानते। ठीक है, मेरा जो मामला हुआ था, हमने तो जंक्शन पकड़वाया, हमने तो चोरी रुकवाई, हम तो बिजली देते हैं कि बिल 100% दे रहे हैं, लेकिन बिजली हमें सस्ती नहीं मिल रही, हमारे मीटरों में चोरी है, जितनी बिजली प्रोड्यूस नहीं होती इससे ज्यादा के हमें बिल आते हैं, और इसके बाद हमें सोलर से भी अब महरूम करने की हुकूमत की साजिश है। तो इसका मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो हमारी हुकूमत के लोग हैं। तो अब आप भी समझ जाएं और आवाम भी समझ जाएं कि ये हमारे साथ कर क्या है। दूसरी बात, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि बेसिकली देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो आइन है वो फलाही रियासत का आइन है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो आपकी जॉब को सिक्योर करने की बात करता है, एग्जैक्टली, ठीक है, वो आपकी हेल्थ को सिक्योर करने की बात करता है,
वो आपकी एजुकेशन को और आपके बुनियादी राइट्स को सिक्योर करने की बात करता है। अब हम आते हैं जॉब पे। हमारे कराची वालों के लिए जॉब कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी ना नहीं। हमें सरकारी जॉब मिलनी है हमारे बच्चों को, ना हमें फ्री एजुकेशन मिलती है, सही। ना हमारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में हमारे लिए सीटें, हमारे क्या, हमारे लिए तो पूरे पाकिस्तान में भी कई सीटें नहीं है। लम्स में आपके इंटीरियर सिंध के लिए सीटें होंगी, बलूचिस्तान के लिए लम्स में सीटें मिलेंगी, कराची के बच्चे के लिए सीट नहीं है। डाउ मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं में एजुकेशन में हमें एडमिशन नहीं मिलता। जी। हमें दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पे हम एडमिशन नहीं ले सकते हो, और हमारे बच्चे दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे अपना एजुकेशन हासिल करके वो आगे नहीं जा रहे हो। सही। ठीक है, लेकिन आज आपने दानिश स्कूल का अनाउंस किया, आपने दानिश स्कूल पंजाब में कहा, आपने कश्मीर में कहा, आपने केपी में कहा, आपने बलूचिस्तान में कहा, सिंध में और कराची में दानिश स्कूल की जरूरत नहीं है। एक दानिश स्कूल आप हमें नहीं दे सक रहे, जो कि 14,000 अरब में से 11,000 अरब रुपए कराची पे करेगा। बिल्कुल। पिछले साल 11,500 अरब में से 8,500 अरब कराची ने पे किया है। लेकिन बात ये है ना शर्जील साहब, बात ये है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ तख्तियों की हद तक रहते हैं, बजट्स अप्रूव हो जाते हैं और वो मतलब मुकम्मल नहीं होके देते। तो फिर जाहिर सी बात है, वफाक भी चीज़ देखता है ना कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे इनको तोहफतन देते हैं, वो चीज़ तो वहीं की वहीं रहती है, उसके ऊपर कोई मतलब कारकर्दगी, वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट होता हुआ नहीं देखा। अभी तक BRD प्रोजेक्ट स्टिल वही है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं होके दिया, बल्कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। कितनी पाइपलाइंस जो है वो डैमेज हो रही हैं, पानी की कितनी ज़्यादा रुकावट हो रही है, और इसके अलावा आपके सामने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं, वो नामुकम्मल है। K4 आप मुशर्रफ साहब के टाइम पे कंप्लीट हो गया था, आज तक 20 साल हो गए, नहीं हुआ। पानी हम खरीद के पीते हैं, गैस हम सिलेंडर से ले रहे हैं। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ कितनी शहीद हुई गैस के सिलेंडर फटने की वजह से, और पूरे पाकिस्तान में भी इतने सिलेंडर नहीं फटे जितने कराची में सिर्फ फटे। ठीक है, आप ये तमाम जो है चीज़ें वो ऐसी हैं कि जो हमारे सर पे ऐसे नाहल लोग ला के थोप दिए गए हैं। क्योंकि देखें, कोई ये कहे कि कराची के लोगों ने किसी को वोट दे के जो है सेलेक्ट किया, ये भी नहीं है। ये आपको पता है और हमें पता है कि लोग कैसे आए हैं। तो इसमें हम मजलूम हैं। देखिए, हम जुल्म के आगे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और चले जो लोग आ गए कम से कम डिलीवरी करते हैं। आज देखें, आज इन्होंने ई कॉमर्स, अच्छा ई कॉमर्स का शोबा ऐसा है कि हमारे जो बच्चे एजुकेशन से रह गए थे, तो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने अपनी मदद आपके थे, जिसमें थैंक्स टू गवर्नर सिंध, थैंक्स टू सैलानी, और जितने भी मैं बनो काबिल जो है वो क्या नाम है उनका, हाफिज नईम साहब जो उन्होंने जमात इस्लामी बड़ा काम कर रही है इसमें। अच्छा, साथ साथ जो है आप बात करें तो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली पंजाबी सौदागरान, ये तमाम कम्युनिटीज ने अपने बच्चों को IT फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन लेने के लिए हर चीज प्रोवाइड की। इवन के उनको माहौल भी प्रोवाइड किया, एटमॉस्फेयर दिया, उनको लैपटॉप्स भी दिए, और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी इनको प्रोवाइड की। एक बच्चे की कॉस्ट समझिए कि सालाना लाख सवा लाख रुपए पड़ती होगी। अच्छा। और हमने अपने हजारों बच्चे तैयार किए, और मकसद ये था कि हम कम से कम IT के शोबे में हम बेंगलोर को पीछे छोड़ें। ठीक है, आज दुनिया में सॉफ्टवेयर अगर बेंगलोर का किसी बैंक्स में है तो हमारा सॉफ्टवेयर पहुंच जाए, हम इतने बच्चों को इतना एजुकेट कर दें और हम सॉफ्टवेयर में आगे निकल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। और आज आपने अगर वॉर हमारी जो इंडिया से हुई है, उसमें हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, हमारी जो IT सेक्टर जो है, इसने जो काम किया, और कहा यह जा रहा है कि हमारे 23-24 साल के बच्चे ही थे, जिन्होंने चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से बच्चे थे, उन्होंने जाके ये डिलीवर किया है। क्योंकि पाक फौज से मोहब्बत अपनी जगह, मेरिट का जो थी वहां पे, तो उस मेरिट का रिजल्ट भी हमारे सामने है। तो हम उन बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही, बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है। अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो 10 महकमे यहाँ पे भत्ता लेने के लिए खड़े होते हैं, चाहे वो एक्साइज की शक्ल में हो, चाहे वो DMC की शक्ल में हो, चाहे वो KMC की शक्ल में हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट के और इदारे की शक्ल में हो। अब उन्हीं देर बच्चे फूड पांडा की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, फूड पापा की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बच्चे डंपर के नीचे कुछ ले जा रहे हैं, आपके पानी के टैंकर के नीचे कुछ ले जा रहे हैं, लेकिन भीख नहीं मांगे। अपनी मदद आपके तहत, आपके मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो आगे जा रहे थे। उनके ऊपर आपने 18% से लगा दिया। शर्म नहीं आती हमारे वजीर आजम को, हमारे वजीर खजाना को शर्म नहीं आई। 500% आपने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा दी। फिर आप आगे डटाई से बोल रहे हैं कि 2016 से इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। भाई वो एम्प्लॉय नहीं है, देखिए वो एम्प्लॉय नहीं है। ये जॉब आपको जो है, इस पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट में जो जाए
हम देखें, हम मेरे ताल्लुक बिरादरी से, मेहमान बिरादरी से, हम अपनी जमात में काम करने जाते हैं, हम एज अ वॉलंटियर जाते हैं। सही बात है। आपके पास एमएनए जो आता है वो ये कह के आता है मैं कौम की खिदमत करूंगा, मैं अवाम की खिदमत करूंगा, आपके घर पे कचरा उठवाऊंगा, आपके घर पे पानी पहुंचाऊंगा, आपके घर गैस पहुंचेगी, आपकी जॉब सिक्योर करूंगा। जबकि वो उनका काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इस तरह की बातें बोल के जो है वो अपने उसमें जाल में फंसाया जाता है। आप मैनिफेस्ट पढ़े ना, हाँ। तमाम जमातों का मैनिफेस्ट क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान एक जमात का मैनिफेस्ट था। दूसरा क्या था? वोट को इज्जत दो। ठीक है, आज ये वोट को इज्जत ये दे रहे हैं कि नोट को इज्जत दे रहे हैं। वोट को इज्जत नहीं दे रहे, ये नोट को इज्जत दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। अब जो बच्चा अपनी मदद आपके तहत फूड पांडा पे काम कर रहा है वो 18% सेल टैक्स देगा। इनको शर्म नहीं आती? मतलब फिर वो अपने अपने घर क्या लेके जाएगा जब सब कुछ उसने टैक्स में ही पे करना है। बिल्कुल। आज दवाइयां आप देखें क्या महंगी हो गई। ये दवाइयां हुकूमत का काम है ये कि तो बेसिक नीड्स हैं, बिल्कुल जैसा भी हम मतलब प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें तो और ममालिक में अगर देखा जाए, जिसमें एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और जो खाने पीने की चीज़ें, ये तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे अलमिया कि यहाँ पे इतने इतने टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पे लोग बीमार होने से पहले भी सोचते हैं कि अगर बीमार हो गया तो कैसे मेरे घर वाले मेरी इस तकलीफ को जो है वो अफोर्ड कर सकेंगे। बिल्कुल मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं जमात इस्लामी से एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हो। सैफुद्दीन साहब, जिस तरह से आपको पता है, जब भी बजट पास हुआ है, इस बजट को लेके आपके क्या ख्यालात है? क्योंकि इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि अब आवाम का जीना मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर अभी पास तो नहीं हुआ और लग रहा पास ना हो ये वाला बजट। मतलब अभी कहा जा रहा है कि पास हो जाएगा। जी जी, पेश तो कर दिया है उन्होंने, पास नहीं हुआ। लेकिन सूरत हाल ये है कि खैर पहली चीज तो ये कि मतलब गुलामों का क्या बजट बेचारों का। तो इनका जो भी बजट है वो तो जाहिर है ये कर्जे में इस तरह जकड़े हुए हैं कि ये एक पैसा आगे पीछे नहीं कर सकते सिवाय पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों के, और जो चेयरमैन सेनेट हैं या कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनकी तनख्वाहों के, जिनके 5-5, 6-6 इन्होंने इजाफा कर दिया। बाकी वो कहते हैं कि हम जो सैलरीड क्लास है और बाकी लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के चक्कर में जो हम IMF से मंजूरी लेने की कोशिश करेंगे। तो बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त। मतलब इस पर रोया जा सकता है और मातम किया जा सकता है। मतलब पाकिस्तान के इस वक्त यह हाल हो गया है कि गुर्बत की शरह पाकिस्तान के अंदर 40% से बढ़कर अब 44% हो गई है। यानी ये कि पाकिस्तान में जो 44% आबादी है वो इस वक्त गुर्बत की शरह से नीचे, उसकी लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और गुर्बत की शरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं कि उनके पास ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक के अंदर आ गया है कि जो बदतरीन गुर्बत की सतह के साथ रह रहे हैं। आप देखिए ना, उसके बाद यानी जब बजट आता है तो खैर बजट, एक तो पाकिस्तान का बजट क्या है, तो सारा झूठ पर मबनी होता है। फ्रॉड करते हैं ना, जो ये GDP की दिखा रहे हैं ग्रोथ, ना वो ग्रोथ होती है, ना जो ये इनकम दिखा रहे होते हैं एक्सपेक्टेड इनकम, ना वो इनकम आनी होती है। सिर्फ इनका एक जोर होता है टोटल क्या, किस चीज पर, कि टैक्स लगाओ, लोगों का खून निचोड़ लो, और उस खून निचोड़ के जितने भी अखराजात हैं दो तरह के, एक गैर तरक्याती और तरक्याती। गैर तरक्याती अखराजात क्या है, जिससे हुकूमत चलाते हैं। तो इससे तो इनकी अय्याशियां खत्म होने में नहीं आ रही। अभी गुज़िश्ता दिनों आपने देखा था कि सिंध हुकूमत जो है सारे ACs के लिए बड़े बड़े डाले खरीद रही थी। जमात इस्लामी ने उस पर केस भी फाइल किया था बाहर के। हमारी हाई कोर्ट को भी माशाल्लाह दाद देनी चाहिए कि उसने उस केस को जो है डिसमिस किया बाहर के, आगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मतलब एक तो ये पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है पूरी अय्याशियों में लगी हुई है। हजारों डिपार्टमेंट बना रखे हैं जो बिल्कुल बेकार डिपार्टमेंट है, जिनका कोई काम नहीं। दूसरे तरक्याती काम, तरक्याती कामों के नाम पर इतना बड़ा PSDP है जो पूरे पाकिस्तान की स्कीमें डिजाइन करती है पाकिस्तान के लिए, वो टोटल अब रिश्वत के ऊपर चल रही है। यानी क्या है कि अरकान पार्लियामेंट को रिश्वत देनी है और उनको 1-1 अरब, 1.5-1.5, 2-2 अरब रुपए सबकी स्कीमें हमें देनी है उनको, ताकि वो अपने यहाँ जाकर जो भी मजे उसके करें, अल्लाह करें। तो ये PSDP का हाल है। बाकी देखिए जो असल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कराची में K4 चल रहा है, K4 के लिए जो मौजूदा इस वक्त जरूरत थी वो 40 अरब की थी। पहली चीज तो ये कि आप देखिए कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में ये शुरू हुआ, लेकिन अब तक ये कंप्लीट नहीं हो सका। बाहर के अब ये तेजी के साथ वो कहते हैं चल रहा है। अब ये वो कहते हैं 40 अरब रुपए इसके लिए डिमांड रखी गई थी कि 40 अरब हो तो अगले साल तक ये पूरा हो जाएगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरजीह आप देखिए माशाल्लाह 3.2 अरब रुपए रखे गए हैं। इसका मतलब है कि अगले 20 साल में इनका मंसूबा है कि वो कंप्लीट होगा। फिर आप ये देखेंगे इन्होंने टैक्स में थोड़ी सी कमी की, लेकिन जुल्म कितना बड़ा किया है कि इन्होंने लेवी जो है उसको 100 रुपए तक बढ़ा दिया, 1 लीटर पर लेवी 100 रुपए। फिर कार्बन टैक्स के नाम पे इन्होंने पर लीटर 5 रुपए कार्बन टैक्स लगा दिया, 18% इन्होंने। यानी आप देखें
कि लोग मुसीबत के मारे आईपीपी से तो आपने हवाले पूरा मुल्क कर दिया, उनको आप खरबों रुपए दे चुके हैं उस नाम पर कि जी कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कि आप बिजली नहीं बना रहे लेकिन पैसे ले रहे हैं क्योंकि हमने मुआहिदा कर लिया है। मैं तो कहता हूँ फांसी देनी चाहिए इन लोगों को जिन लोगों ने ये पाकिस्तान को इस दलदल में फंसाया और इन एग्रीमेंट से साइन किए जिसकी वजह से इतनी बड़ी रकम बगैर किसी चीज को खरीदे हुए बगैर बिजली पैदा की हुई दी जा रही है, उनको तो फांसी दे देनी चाहिए। बहरहाल इसका लोगों ने हल ये निकाला कि जी हम सोलर पैनल लगा देते हैं। सोलर पैनल में आपका क्या जा रहा है? अब आप सोचिए कि ये कहते हैं ना हम आईपीपी को सपोर्ट नहीं करते, ये आईपीपी के मफादात के इतने बड़े निगहबान हैं कि लोगों ने सोलर पैनल लगाने शुरू किए तो इन्होंने 18% ड्यूटी उसके ऊपर लगा दी, सोलर पैनल पे लगा दी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ये नेट मीटरिंग थी उसका यूनिट 24 रुपए से 10 रुपए का कह रहे हैं हम कर देंगे। अरे भाई लोग अब बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, सूरज से ले रहे हैं तवानाई, तुम्हारा क्या जा रहा है? क्यों ये डिस्करेज कर? नहीं, आप सूरज से भी क्यों ले रही है? इस पे भी टैक्सेस लगने चाहिए ना। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहता हूँ, देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू इसलिए किया गया था, इसका नाम पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था भी नहीं, ये तो पाकिस्तान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। इसको बाद में बाहर के बेनजीर साहब की हुकूमत आई, बाद में उनकी शहादत वगैरह हुई तो उसका नाम तब्दील कर दिया गया बेनजीर। लेकिन ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इतना बड़ा रिश्वत का और करप्शन का गोरख धंधा है। अच्छा, ये इसलिए शुरू किए जाते हैं दुनिया जमाने में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर ये बेसिक चीज रखी जाती है कि जिनको सपोर्ट की जाएगी वो एक अरसे बाद गुर्बत से निकल जाएंगे। अच्छा, यहाँ तो गुर्बत से निकलने का क्या सवाल है, वो तो उल्टे गुर्बत में धंसते चले जा रहे हैं। ये प्रोग्राम कब से चल रहा है और आज तक पाकिस्तान में गुर्बत कम होने के बजाय गुर्बत में इजाफा हो गया। मैंने आपको बताया कि 4% इस साल इजाफा हो गया और 44% पे अब हमारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम टोटल ये सिर्फ वोटर्स को रिश्वत देने का और जो लोग जिनके जरिए जिन बटेरों जागीरदारों के दिया जाता है उनको रिश्वत देने का धंधा है। आप देखें, अंदाजा करें कि पूरे पाकिस्तान के जो बटेरे जागीरदार उन सब में से टोटल 4 अरब रुपए टैक्स अदा किए, जबकि इसके बरक जो हमारा जो ये तबका है जो सैलरीड क्लास है उसने सैकड़ों अरब रुपए टैक्स के अदा किए। तो भाई ये सारा का धंधा जो है, बेचारे जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास बंदा है, जो गुर्बत का मारा बंदा है, सारे टैक्सेस आपको उसके सर पे लगाने हैं। अब ये पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ा देंगे, अब ये जो है कार्बन टैक्स लगा देंगे, तो इसका अल्टीमेटली असर किस पे पड़ेगा? आपने बहुत बड़ा एहसान किया, आपने कहा जी 50,000 से 1 लाख की जिनकी इनकम होगी उनका हम टैक्स कम कर देते हैं 2.5, 2,500 रुपए कम कर दिया, 2,500 रुपए कम कर दिया और उसके सर पे 25,000 रुपए की आपने जो है मुसीबत लाद दी। और जो कुछ बाकी चीजों से जो इन सब चीजों के नतीजे में पूरे मुल्क में जो महंगाई का सैलाब आएगा उससे क्या होगा? फिर आप देखिए वजीर खजाना साहब ने क्या धमकी दी, उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि इससे जो बजट मौजूदा है इससे भी हमारे टारगेट पूरे नहीं होंगे उसके टैक्स वसूल करने के। अच्छा। और ये टारगेट अब हम पूरा करेंगे, अब हम मिनी बजट लेकर आएंगे जिससे 1500 अरब रुपए के और टैक्सेस लगाएंगे। नहीं, मेरा सवाल है साबुद्दीन साहब, ये जो एंटी करप्शन जो इतनी बड़ी यहाँ पे कार्रवाइयाँ करती है, ये जो इतने हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे इतने हुक्मरान हैं जो आए दिन जो है वो नैब की जद में आ जाते हैं, कभी एंटी करप्शन की जद में आ जाते हैं, तो इतने जो इनके पास से जो माल निकलता है वो कहाँ पे यूटिलाइज होता है? ये देना सारा कर्जा उतारा है ना। माल वाल देखें, पाकिस्तान का तो सिस्टम ये है ना कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता है पॉलिटिकल बुनियादों पे, उनको सिर्फ किसी खास चाहे कितना ही बड़ा करप्ट हो, करप्शन के लिए थोड़ी गिरफ्तार करते हैं। करप्शन के तो केस सिर्फ नाम के लिए लगाए जाते हैं, वरना यही आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन के 36 और उनपे तो इतने इल्जाम हैं कि दुनिया की किसी भी अदालत या किसी भी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करा लें तो माशाल्लाह पता लग जाएगा। और बाकी सियासतदान चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, इन सब के मुतालिक तहकीकात करा ले। लेकिन इन सबको पकड़ा इसलिए गया था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, वो पॉलिटिकली पकड़ लिया, जब उनके मकासद हल हो गए तो उन्होंने इनको दोबारा हमारे स्तरों पर मुसल्लत कर दिया। देखिए, एमकेएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये इस मुल्क का एक ऐसी मुसीबत हमारे लिए बन गई है कि जो पीडीएम के नाम से ये हुकूमत है, नासूर है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए जोंक है ये, और ये इस मुल्क को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। आप देखिए तालीम के लिए इन्होंने इतने कम पैसे रखे हैं, पूरे मुल्क के अंदर तालीम के लिए इंतहाई कम पैसे रखे हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि अब ये सब्जेक्ट है उनका, क्या कहते हैं, सूबों का। अरे भाई, आप तो ये ऐलान कर रहे थे कि हम जो है एजुकेशनल क्या कहते हैं इमरजेंसी नाफिज करने वाले हैं, आपने ये खास काम किया कि आपने उल्टा जो है पैसे कम कर दिए। अस्पतालों, आप देखिए इन्होंने किया क्या धंधा, इन्होंने जो बड़े बड़े अस्पताल है मुल्क के, तकरीबन कितने 100 से ज्यादा, उन पे ड्यूटी फ्री कर दिया कि साहब उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे।
यानी जियाउद्दीन अस्पताल जो कहाँ किस तरह की कमाई करता है, इस तरह के 20 अस्पताल जो बड़े बड़े कमर्शियल जिनके सारे के सारे धंधे चल रहे हैं, उनको जो है उनके पैसे आपने कम कर दिए, खत्म कर दिए कि उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे। मतलब गरीब आदमी को कितना निचोड़ोगे भाई, गरीब आदमी कहाँ जाएगा ये। और कराची का आवाम तो आपको पता ही है पहले किस मुसीबत के अंदर मुब्तला है, ना उसको पानी मिलता है, ना उसको गैस मिलती है, ना बिजली मिलती है, ना सड़कें मिलती है, ना नौमान ना नौकरियां मिलती हैं, ना नौकरियां मिलती। ना नौकरियां तो सिंध हुकूमत ने उन पे, कराची वालों पे तो ऐसे बंद कर दिए ना जैसे कि रमजान है और रोजे में आदमी कुछ नहीं खाता पीता तो फाका करो। तो इन्होंने कराची वालों के लिए तो ये तो कराची की डेमोग्राफी तब्दील कर रहे हैं ना। कराची की जो असल डेमोग्राफी थी, कराची की जो असल आबादी थी और कराची का जो असल सिस्टम था, निजाम था, उसको खत्म करके ये दूसरा सिस्टम लेकर आ रहे हैं। ये लेकर आ रहे हैं कि कराची में आप बाहर से आओ, एनक्रोचमेंट करो, जमीनों पे कब्जा करो, पूरे इंटीरियर सिंध से करप्ट तरीन लोगों को भर्ती करके लाएं, कराची में उनको मुसल्लत कर दो। अब हर इदारा जो है आप देखें सारा इन्हीं लोगों के चंगल में आ चुका है। सारे आप केटीए चले जाएं, केएमसी चले जाएं। अच्छा, हमें इससे इतराज नहीं है कि किसी जबान बोलने वाले को, लेकिन मैं कराची का हूँ ना, कराची में रहता हूँ। आपने कराची वालों पे तो नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए और पूरे सूबे से आप करप्ट तरीन लोगों को जमा करके ले आए, जिसके नतीजे में आप देखें क्या हो रहा है। पूरी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक माफिया बन गई, पूरी के ये जो केएमसी है अब ये माफिया बनती जा रही है, पूरे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं ये सब माफिया बनते जा रहे हैं। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं वो सिस्टम के नाम पर जो है तकरीबन जो है आप समझे 50, 60, 70 जिसकी जैसे हाथ लग जाता है वो इतना पैसा कहता है खाऊंगा। यहाँ पर हमारे एडीपी की स्कीमें है, टोटल पैसा ये खा जाते हैं, यानी उसमें से कोई 10% नहीं लगता। क्लिक के नाम पे एक धंधा। और आप देखें सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताऊं कि ये सारा मुल्क चला रहे हैं किस तरह। एक तो बजट जो भी जिस तरह का यहाँ पर टैक्सेस और सारी स्कीमें की किस पर है, फॉरेन फंडेड। यहाँ पर कूड़ा उठाने का निजाम भी फॉरेन फंडेड, पास बनाने का निजाम भी फॉरेन फंडेड, बिल्डिंग कंट्रोल यानी ये अपना वाटर बोर्ड फॉरेन फंडेड। भाई आप क्या कर रहे हैं, इतना कर्जा आप कराची के लोगों पर लाद देंगे और वो खा जाएंगे। आप इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, वो खा रहे हैं तो वो देने तो कराची वालों को पड़ेंगे, सारे टैक्स लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। सैफुद्दीन साहब हमारे साथ कॉल पे रुकिएगा, शर्जील साहब की जाने में दोबारा से जाती हूँ। और जिस तरह से अभी सैफुद्दीन साहब ने जो है वो जिक्र किया कि जितने भी यहाँ पर टैक्सेस वसूल किए जाते हैं फॉरेन फंडिंग में जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। और फिर इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अभी कराची का पूरा नक्शा बयान किया और कराची के अवाम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए बस मैं वही कह रहा हूँ कि 8,000 अरब रुपए के करीब हमने टैक्स दिया है और शेयर को 800 अरब रुपए। और अभी मिनी बजट की सूरत में इसको दोबारा से पेश किया जाने के इम्कान है। बिल्कुल देखें, अब तो खैर अब मिनी बजट तो अपनी जगह है। एक्साइज हमें ये तो आपके सामने 14,000 अरब रुपए का बजट तो सिर्फ आपका फेडरल गवर्नमेंट का है। कल सिंध गवर्नमेंट का बजट अलग आएगा और सिंध गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे जो अंधी मचाई हुई है, आप देखें केएमसी का महकमा जो है वो फुटपाथों को लीज कर रहा है, बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में लीजें हो रही हैं, लाखों रुपए रिश्वतें ली जा रही हैं, लाखों रुपए। और अच्छा, ये पैसा सारा जाया हो जाएगा। ये कभी भी अगर हुकूमत में से कोई गवर्नमेंट आई तो ये तमाम जितने भी ये इंक्रोचमेंट्स हैं जो अभी जवेदीन भाई ने बोला बाहर से आके लोग कब्जे करते हैं, बिल्कुल यही बात है। तो अब ये फुटपाथें भी बेच रही है इस वक्त, सिंध गवर्नमेंट खुद बेच रही है। फिर पानी भी ये खुद बेचते हैं। गैस का मामला भी आपके सामने है कि सिंध में गैस एक्सप्लोर होने के बाद भी सिंध के वासियों के लिए गैस पाइपलाइन के जरिए अवेलेबल नहीं है। पानी हाइड्रेंट्स के जरिए आपको टैंकर के जरिए जरूर मिल जाता है, लेकिन पानी आपको नलों के जरिए टैप वाटर नहीं मिल सकता। दुनिया इस वक्त जा रही है कि ड्रिंकिंग वाटर टैप वाटर, और हम जा रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर आपके प्लास्टिक बोतल वाटर। ठीक है, और ये बीमारियों का बहुत बड़ा जो है हम अदाब पाल रहे हैं अपने ऊपर। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस शहर के लिए पूरी हो रही हो। हम अपनी मदद आपके तहत कारोबार करते हैं। देखिए ना हमारा बैंक का पैसा है, ना हम किसी और से पैसा उधार लेते हैं। हम अपने जो है मेहनत करके पैसे जमा करके हम कारोबार करते हैं, हम लोगों को तनख्वाहें देते हैं, हम लोगों का रोजगार मुहैया करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम भी वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे। आज आप देखें 30,000 25,000 रुपए हम एक एम्प्लॉय को तनख्वाह देते हैं, उसका 25-30,000 रुपए में कैसे गुजारा होगा? सही बात है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ा पाए। हम लाख 1.5 लाख का बाबू को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन लाख 1.5 लाख में भी आज किसी के घर का किचन नहीं चल सकता। ये तल्ख हकीकत है। देखें बच्चों की एजुकेशन आज अगर अच्छा सही तरीके से बच्चों को तालीम देने जाएंगे तो 25 से 27,000 रुपए माहाना खर्चा है उसकी सही तालीम का, अगर आप सही तालीम देने जाएंगे। वरना एक बच्चे की देखिए आप वो लेवल और ए लेवल की भी बात कर रहा हूँ, अगर आप आखान बोर्ड की भी तालीम दिलाने जाएं तो 5,000 से कम बच्चा आपको कॉस्ट नहीं करता। और घर में 4 बच्चे हो तो 20,000 रुपए तो खाली आपको स्कूल के लिए चाहिए, फिर उसका डेली का लंच है, फिर उसके ट्यूशन फीस है, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है उसमें, पिक एंड ड्रॉप। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है इस मुल्क में
कि जहाँ पे बच्चा जाके स्कूल की एजुकेशन से वो अपना साल पूरा कर ले या सही अपना बात सिलेबस है। पूरा कर ले, क्योंकि फिर यहाँ उसके लिए पे अलग से कोचिंग भी आपको चाहिए, लेकिन आजकल वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या करने, ज़ाहिर है महंगाई इस कदर है। और इसके अलावा जो है मतलब लोग अब तो तालीम दिलाने पे भी कई मरतबा ये गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं हमारे, वो तो इस तरह के बने हुए कि मतलब वहाँ पे बच्चा तालीम के बजाय वहाँ पे कुछ और ही सीख कर आएगा। 716 अरब रुपए आपने बीक के लिए रखे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पद में। क्या आपने इस मुल्क में भिखारी पैदा करने हैं? पिछले साल आपने 670 अरब रुपए रखे थे, तो 670 अरब में 600 फैक्ट्रियां लग सकती थी, और 600 फैक्ट्री में अगर आप 1000 की भी एम्प्लॉयमेंट लगाते तो 6 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता था। 6 लाख लोग जो है वो कम से कम आपका जो है अपना सही तरीके रोजगार कमा सकते। इस साल 716 अरब रखा है, आप 700 फैक्ट्रियां लगा सकते थे, 7 लाख लोगों को रोजगार के मौके मिल सकते थे, 7 लाख खानदान पल सकते थे अपनी मेहनत के साथ। आपने स्किल्ड लेबर की तरफ, जॉब्स की तरफ ले जाना चाहिए लोगों को। आपने बीच से लोगों को निकालना चाहिए। ठीक है, जो हमारे आप देखें अभी जो सैफुद्दीन भाई ने कहा, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है अभी 2 दिन पहले, उसमें 47% पॉवर्टी लाइन से नीचे गुर्बत बढ़ी है आपकी। 47%। हम पिछले साल 36-37% पे थे, इस साल हम 47 में। जिस शख्स को घर बैठ के आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो उस शख्स ने क्या कारोबार करना है? उसने सही। सोचना ही नहीं है नौकरी के लिए मैं घर से निकलूं। घर के 3 बंदों को अगर ये पैसे मिल गए और आपके अगले जो है पॉलिटिशियन जो है उनके वोट सिक्योर हो गए, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क ही होना है ना। हाँ सही बात हमें है। जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाना चाहिए, हमें स्किल लेबर तैयार करनी चाहिए, हमने फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, हमने अपनी पावर जनरेशन की तरफ देखना चाहिए। आपने 20 साल का कराची इलेक्ट्रिक को, जिसने इस शहर में जुल्म ढाया हुआ है, जिसने इस शहर का कॉपर बेच के खा गए, जिसने इस शहर में सबसे बड़ी बात है जितनी बिजली पैदा नहीं ठीक हुई है। इससे डबल की बिलिंग की है, जितने बिजली चोरी में नंबर 1, वो जो इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 किरदार रखती है। आप ये जमात इस्लामी का काउंसलर शहीद हुआ था सोराब बोर्ड में, तो पता चला कि पीएमटीएं लगी हुई है, जंक्शन लगे हुए पूरे पूरे, 2-2 ढाई हजार कनेक्शन दिए हुए और 2000 में महाना पे। तो हमने जो हिसाब लगाया वो महाना, जहां तक हमारा ख्याल है 15 से 17 करोड़ रुपए पर डिस्ट्रिक्ट के ही जो है बिजली की चोरी की मद में पैसे जनरेट कर रहा है। अच्छा, जी, पर ये डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट की 15 मैं से बात कर रहा 17 हूँ। करोड़ 15 से 17 करोड़ रुपए ये सिर्फ बिजली की चोरी की मद में और जो ऊपर से टैक्सेस लगाए वो तो अलग ही वो है। तो देखिए जो अच्छा बिजली चोरी खुद ठीक करवाते है, हैं, फिर ठीक हुकूमत है। को जाके बोलते हैं कि वहां बिजली बिल पे नहीं कर। नहीं, देखिए केबिल लगा हुआ है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है बिजली चोरी करने का, जो हार्डवेयर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो कराची इलेक्ट्रिक के स्टोर में पड़ा हुआ है। अच्छा, उसी के एम्प्लॉय जाके वो जंक्शन लगवाते हैं, और इसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। मैंने भीमपुरे के अंदर 2 दफा इनके जंक्शन पकड़वाए हैं, मैंने पुलिस को बुलाया है, मैंने कराची इलेक्ट्रिक के ये नायाब आमिर हुमायूं सगीर ये गवाह हैं कि मैंने बोला आप एफआईआर कराएं। नेपियर थाने की एफआईआर के लिए मैं खुद मौजूद था, सही है। इन्होंने एफआईआर नहीं कराई, ये भाग गए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असेंबली आमिर सिद्दीकी साहब। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बात ये हो रही है बजट के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है जो अभी बजट पेश किया गया है और उसके हवाले से अभी जो मामला चल रहे हैं उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है एमने एमबीएस के लिए तो काफ़ी अच्छे अलाउंसेस इसमें रखे हैं, तो आप लोगों के तो मजे हो गए, लेकिन आवाम का तो यहाँ पे जीना मुहाल हो गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी आपका बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, इसके कोई मजे नहीं हुए। हमने तो कभी भी सैलरी बढ़ाने की बात की नहीं है। एम क्यों भाई जमात जो मुसव्विद तक उससे तबके से है। अब देखिए, इशू ये है कि आप जो बजट के सब लोग बात कर रहे हैं, कोई इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि जब एनएससी अवार्ड हुआ था तो वो अवार्ड क्यों हुआ था 2010 में? वो इसलिए हुआ था कि सूबों को पैसे नहीं मिल रहे थे। आज आप बताएं कि हर साल आपको 1000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। एनएससी अवार्ड, जो शहर टैक्स जमा करता है जिससे चारों सूबे चलते हैं, जो कि 60% पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सा डालता है। आज आप देखें सारे मसाइल किसने पैदा किए हैं? ये जो गवर्नमेंट है इसको आज 16 से 17 साल हो चुके हैं। आज जब आपको 1000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे रहा है, 300 से 350 अरब रुपए आप एसआरबी से जमा करते हैं। आप जुल्म की इंतहा देखें। आज मुझे बताएं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पे क्या करते हैं, 1-1 अरब रुपए की स्कीम रख देते हैं हर साल, 1 अरब रुपए की। आप साइड एरिया ले लें, कोरंगी ले लें, नूरियाबाद ले लें, जितने हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तो ना वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहकुन हालत में है। जो आपको फैक्ट्रियां मुल्क चला रही हैं, जो मुल्क के लिए मुल्क की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा डाल रही हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हालत में है। क्योंकि गवर्नमेंट काम करना नहीं चाहती। ये बड़ा देखिए, इसको बारीक चीज से समझने की जरूरत है
कि आपको 1,000 अरब रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? कि आपने अपने स्कूल बेहतर करने हैं, आपने अपने हॉस्पिटल बेहतर करने हैं, क्या आपने अपने स्कूलों को बिल्कुल कबाड़ा कर दिया, उनको बिल्कुल बिल्डिंगों को बंजर लेकिन कर आमिर दिया, या साहब मैंने स्कूलों को तो नहीं देखा बनाया? कि वो जो देखिए आप, बजट जो आपको बजट दिया जाता है, जैसे भी आपने खुद बताया कि एक अरब जो है वो दिया गया है, तो वो कहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ नजर आ रहा है? कौन से 1 अरब रुपए मैडम? अभी आपने 1 अरब का जिक्र किया था ना? 1 अरब किसको मिले? नहीं, आपने अभी कहा जो इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए जो वो मुंतखब किया, मतलब मैं 1 अरब रुपए नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर साल इंडस्ट्रियल एरिया में साइड हो या कोरंगी हो, कोटरी हो, नूरियाबाद हो, वहाँ 1-1.5 अरब रुपए की स्कीमें रखते हैं पूरे साल अच्छा के लिए। स्कीम्स रखते हैं, ओके। जो इंडस्ट्रियल समझी, एरिया मिला, बल्कि 2,500 मेरे ख्याल से अरब अभी रुपए बजट इनको जमा मिले भी करके थे देता है। इनको, काफी तो बजट्स मैं मिले आपको हैं, मैंने ये कह एमपीएस रहा हूँ को कि भी जो मिले हैं। 2,500 जी अरब बिल्कुल। पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सा डाल रहे हैं, जी तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना वहाँ पे फैक्ट्रियों के लिए पानी ला सके, ना उनके रोड सही कर सके, ना उनकी सेवरेज को ठीक कर सके, तो आप सोचें कि ये गवर्नमेंट जो है ये 1,000 अरब रुपए कहाँ खर्च करती है? तो इन्होंने 30,000 अरब रुपए अभी 15 सालों में खर्च किए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक से भी इन्होंने लोन लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, जायका से लोन लिया, यूरोपीय ममालिक से लोन लिया। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? यही आप तो हमारा भी बताएं, कोई सवाल होता इन्होंने है कि मेगा पैसा जा प्रोजेक्ट कहाँ रहा है, लगाया कहाँ हो, यूटिलाइज हो रहा है कोई ये इन्होंने पैसा? एनर्जी के प्लांट लगाए हो, कुछ लगाए हो, ये पैसा किन जिलों में जाता है और वहां से कहाँ पे कौन से बैरून मुल्क में शिफ्ट हो जाता है? तो असल बात ये है कि देखिए, बजट जो बनाया जा रहा है, सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए बनता है, वो आवाम के लिए बजट नहीं बनाया जाता। और वरना वो जितने चंद लोग पैसे कौन हमें होते मिल हैं रहे हैं, जिनके लिए बजट जितने बनता पैसे है? हमें मिल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि हमारे स्कूल बद से बदतर हो गए आज 15 सालों में। आज हमारे पास तालीम का कोई निजाम मौजूद नहीं है, हम चारों सूबों से पीछे हो चुके हैं। आपने अपने स्कूलों को तबाह किया, 1,000 अरब लेने के बाद भी फेडरल गवर्नमेंट से भी कि फेडरल गवर्नमेंट आपको कराची के लिए और पैसे दे। तो जब आपको 1,000 अरब मिल रहे हैं तो आप 20% तो कराची पे लगा दें। तो बिल्कुल आप सही जब बात है। सिंध के अंदर स्कीमें रखते हैं तो आपने कराची को, आप जानबूझ के शहर को तबाह कर रहे हैं, इसको सजा दे रहे हैं कि जो शहर टैक्स देता है, मुल्क चलाता है, उसके तालीमी इदारे तबाह कर दिए हैं, उसकी हेल्थ की हालत आप देख लें। कोई सी भी एनआईसीबीटी की बात करते हैं, वो भी आप जाएं, बिल्डिंग विजिट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। हम कहते हैं कि बिजनेसमैन जो जिन्होंने इस मुल्क में हिस्सा डाला हुआ है सबसे बड़ा, उनकी फैक्ट्रियों के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें क्या सहूलत मिल रही है? गवर्नमेंट ने कौन से हमारे शहर में मेगा प्रोजेक्ट लगाए? सही। आज देखें, यहाँ पे चोरी ले लें, वारदात ले लें, लाइट का 20 घंटे की लोड शेडिंग, गैस यहाँ पे भी नहीं है, पानी का यहाँ मसला, तो आप उस शहर के साथ ये हालत कर दी। और फेडरल गवर्नमेंट ने एनएफसी अवार्ड जो किया था वो इसीलिए किया था कि अपनी महकमों की और चीजों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। तो इन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेस की कैपेसिटी बिल्ड की, इन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। आज 15 से 17 साल हो गए, आप मुझे बताएं कोई एक सेक्टर बताएं जहाँ पे खुशहाली आई हो। नहीं, बिल्कुल कोई सेक्टर में खुशहाली नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा कि चंद लोगों के लिए बजट जो है वो रखा जाता है, वो कौन होते हैं चंद लोग जिनको ये बजट दिया जाता है? मैडम इंशाल्लाह ताला अभी बजट कल पेश हो रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल इसको एक्सपोज करेगी और हम सारा असेंबली में बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि अब ये सिलसिला नहीं चलेगा कि आप शहर से रिकवरी करें और पैसे जाके कहीं और शिफ्ट करें, वहां से कहीं और लेके चले जाएं। आज देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर को, फेडरल गवर्नमेंट से तो हमें पैसे मिल रहे हैं हर महीने, हर साल हमें 1,000 अरब मिलता है। तो आपने मेरे शहर को बंजर बना दिया, मेरे शहर के स्कूल तबाह कर दिए, मेरे शहर के जो सिंध का कैपिटल है, जहाँ पे आज आपको पास दुनिया से लोग आने चाहिए थे, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, आपने बिजनेसमैनों को तंग करके रखा हुआ है। आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एरिया का आपने तबाहकुन हालत में पहुंचा दिया। आप इंडस्ट्री को पानी नहीं दे सके, आपने इंडस्ट्री का सेवरेज का निजाम कुछ नहीं करा। आप वहां पे जाके रोडों की हालत देखें, वहां पे जाके चोरी वारदात देखें, वहां पे आज तक आप सेफ सिटी के तहत कैमरे नहीं लगा सके। तो आप बताएं कि आप लोगों ने वो पैसा खर्च कहाँ किया है? तो गवर्नमेंट को हम रोज असेंबलियों में हम मुस्तकिल करो, इंशाल्लाह बजट आएगा, आपको नजर आएगा। जो आपने तनख्वाहों की बात की, हम सख्त मुखालफत करते हैं। एमपीएससी और सिंध असेंबली में किसी भी एमपीएससी की तनख्वाह नहीं बढ़ी आज तक। फेडरल का देखें, आप फेडरल और गवर्नमेंट बताएगी नहीं, कि क्यों आप लोग बढ़ाई है। मुखालफत करते हैं और अगर तनख्वाहें बढ़ जाती है तो क्या फिर आप लोग उन तनख्वाहों के खिलाफ जाएंगे? मैडम देखिए, अभी जो तनख्वाह है ना, बेसिक 1,56,000 तनख्वाह है। ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो कहते हैं बिजली का बिल भी उसमें खुद भरना है, गैस का भी खुद भरना है, गाड़ी का पेट्रोल भी डालना है, और जो सेशन होता है उसके 1,800 रुपए रोज के मिलते हैं। तो आप समझती हैं कि तनख्वाह, हम तो इसकी मुखालिफ है, क्योंकि ये एमपीए का जो एक एजाजी ओहदा होता है, इसमें आपने आवाम की खिदमत करनी है, इसमें तनख्वाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
कोई अलाउंसेस नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कोई भी एमपीएस और एमएनएस की महारत सिंध गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। ये सब प्रोपागेंडा होता है कि आपको इतने पैसे मिलते हैं, ये सब झूठ है। आप चाहें तो मैं सैलरी स्लिप भी आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ। ठीक है, सही है। सैफुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे? अभी आपने आमिर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपका क्या कहना है इस हवाले से? सैफुद्दीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। अब शजर गुरबानी साहब, आप क्या कहेंगे? अभी आपने पूरी आमिर साहब की गुफ्तगू सुनी है, आपका क्या कहना है इस हवाले से? आवाज़ आपकी इनकी गुफ्तगू की आई नहीं, लेकिन मैं एक बात देखें, ये जी। पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि जो है ये जो मरातों का जो जिक्र किया जा रहा है, मतलब इसके खिलाफ हम जाएंगे। मतलब ये मराते नहीं होनी चाहिए, बल्कि एमएनएमपीएस को तो सैलरी तक मिलनी चाहिए बकौल उनके। देखिए, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये पार्लियामेंट में खुद मौजूद हैं और उन्हें जाना चाहिए अवाम के मफाद में, और कम अज़ कम अपनी तनख्वाहें नहीं लेनी चाहिए कि जो ये गैर, मैं तो ये बोलूँगा गैर शरई भी हैं, कि जब आपका एक आम शहरी जो है वो बेचारा भूख से मर रहा है, हाँ। और आप जो है इतनी बड़ी तनख्वाह लें, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, और वो बोलते हैं हम आपकी दहलीज पे आपको डिलीवर करें। अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो कम अज़ कम आप ये एहतियाज तो ज़रूर उस पार्लियामेंट में एहतियाज रिकॉर्ड करें कि हमारे दिल को तसल्ली हो कि हमारा मेंबर जो पार्लियामेंट जो है वो हमारे शहर के लिए, क्योंकि जितना दर्द हमें इतना दर्द इनको भी है, चाहे वो एमक्यूएम बैठी हो, चाहे आपकी जमात इस्लामी हो, चाहे और कोई पार्टी हो। क्योंकि जो कराची से अपनी सियासत करता है, उसको कराची की सियासत के साथ वो कराची को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है वो उनको पता है। हम देखें, बेनिफिशरी भी हैं डायरेक्ट, हम इस शहर को और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शामिल हैं। मैं खुद जो टैक्स देता हूँ, मेरा लाखों में जो है इनकम टैक्स दिया जाता है। का एक बड़ा किरदार है, और आप यकीन करें, हमें किसी किस्म की सहूलत नहीं मैसर यहाँ पे, और जो इस शहर को डिलीवर होना चाहिए आज तक। आज भी मेरे पास जो है कोई फॉरेन कॉन्सुलेट्स आए हुए थे, और आज भी मेरी इनसे बात है, बल्कि मैं आपको एक चैनल के तवस्सुत से, और आमिर भाई उधर पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ज़रूर ये पार्लियामेंट में सवाल कीजिएगा। मेरी मुलाकात हुई है काउंसलर कैनेडियन मिस्टर डैनियल के साथ लास्ट वीक एक निजी पार्टी में इस्लामाबाद में। तो उस पार्टी में आप लोगों के नुमाइंदे भी शायद मौजूद थे। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो वहाँ देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे इंकशाफ किया कि कैनेडियन कंपनी ने सर्वे किया है यहाँ पे जमपीर का, बदीन का, ये ठट्टा साहब बेल्ट का पूरा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने ऑफर की है कैनेडियन कंपनी ने क्लीन एनर्जी के लिए। आपको जो है 9 सेंट पर यूनिट वो हर घर तक बिजली प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने अपना सारा फैसिलिटी बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। तो इसको ज़रा देखें, और अगर हो सके तो डैनियल साहब से भी रब्ता करें, वरना मुझसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उनसे रब्ता करें, और इसके जो भी आप सोर्सेज हैं उनको भी तक पहुँचें, और इसको आवाम तक लाएं कि हुकूमत पाकिस्तान जब हमारे सनतकार कह रहे हैं कि 9 सेंट तक हमें बिजली प्रोवाइड करें और 9 सेंट तक हमें ऑफर मिल रही है, तो वो क्यों नहीं दे रहे? नहीं, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं, मतलब आप खुद देख रहे हैं कितने और ममालिक जो है वो पाकिस्तान में अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्वेस्टमेंट्स जारी हैं। तो फिर क्यों इतने इतने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं? फिर क्यों अवाम के ऊपर इतना जुल्म ढाया हुआ है? समझ से बाहर है। अब आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि मतलब वो जो डैनियल साहब जो थे उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा है यहाँ पे, तो अगर ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आ जाता है तो अवाम को तो इसमें और रिलीफ मिलेगा ना। मैं आपको एक और बात इंकशाफ करूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मौजूद था इससे बजट से पहले, डिप्टी सेक्रेटरी साहब के साथ में बैठा था, तो मेरे को ये बात पता चली कि आईएमएफ ने जो आपको बात की, आईएमएफ के कह रहे हैं ना बात, मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आईएमएफ ने सोलर के ऊपर टैक्स लगाने की बात नहीं की होगी। अच्छा। ये इनकी अपनी जॉइंट सेक्रेटरी साहब की शरारत है, और साथ साथ उन्होंने गाड़ियों पर टैक्सेस कम करने की बात की। अच्छा, हमने अंदाजा ये लगाया है कि अगर गाड़ियों पे टैक्सेस कम हो जाते हैं, और अगले 5 साल में 0% पे ये बात हुई थी, और मेरे बात तो शायद आमिर साहब सेकंड भी करेंगे कि उनके पास भी ये बात जरूर आई होगी पार्लियामेंटेरियंस के बाद कि 0% पे, तो हमने अंदाजा ये लगाया कि हम मैन्युफैक्चरिंग पे चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इतने ब्रांड हमारे पास पाकिस्तान में आ चुके हैं कि लाजमी बात है जब आप 0% ड्यूटी कर देंगे और 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां भी आ सकेंगी, तो 2 चीजें हो जाती, जिसके लिए हमारे बस एक और चीज़ आई थी कि शायद हम जा रहे हैं री एक्सपोर्ट की तरफ भी। जो गाड़ियां डैमेज हो जाती हैं जापान से जो सस्ती मिलती हैं यहाँ आएंगी, यहाँ बनेंगी, और यहाँ पे ओवरऑलिंग होकर वो गाड़ियां री एक्सपोर्ट भी होंगी, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी यूनिट से वो असेंबलिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। जब एक एक पुर्जा यहाँ पे बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी,
आपके पास दूसरी जो चीजों का मामला भी सही होगा, गाड़ियां भी सस्ती होंगी और हम एक्सपोर्ट पे भी चले जाएंगे, सही। क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इस वक्त हमारे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है। और चाइना के ऊपर जो सैंक्शन लग रहे हैं अमेरिका में, हम उसका भी एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर ईरान पाकिस्तान और वजीर आजम का जो प्रोजेक्ट है, अगर सही मानो में बजट, मुझ जैसे जाहिल आदमी को भी पता है, जो कि फिंगर टिप से बता सकता है कि अगर इस बजट में अगर आप सेल टैक्स कम कर देते, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज आपने कम की, ये बहुत एक खुशहाइन बात है, इसको भी आप कम रखते, रॉ मटेरियल्स पहुंचते, आप तमाम जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, आप एफपीसीसीआई को लेते हैं लूप में और बोलते हैं कि भाई हमें 50 फैक्ट्रियां लगानी है सोलर की। हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पंजाब को हम इतना शेयर दे रहे हैं, हम सिंध को इतना दे रहे हैं, बलूचिस्तान को दे रहे हैं, इसमें जमीनें हम आपको 10 साल की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, फाइनेंसिंग बैंक करेगा 5 साल 10 साल 15 साल की, इस पे 30% इन्वेस्टर लगाए, 70% जो है गवर्नमेंट की लोन बोरोइंग होगी जिसको आप पे करेंगे विद इंटरेस्ट। तो आप यकीन करें अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान सोलर में भी खुद कफील हो सकता था, विंड एनर्जी में भी खुद कफील हो सकता था, पाकिस्तान तमाम शोबाजात में पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, आप मेयर जो है सादिक खान, जो कि तीसरी दफा जिनको हुड का खिताब दिया गया बरतानिया में, ये भी तो पाकिस्तानी है ना। सही बात है। तो क्यों भाई आज हमारा जो बच्चा है वो बाहर जाके डिलीवर कर पाता है, हमें यहाँ चांस नहीं मिलता, अगर नहीं भी मिले कम से कम मुल्क से तो सिंसियर हो जाए। आप ये देखें ना, अली शेखानी साहब ने कितनी बड़ी ऑफर दी थी। ठीक है, अब ये ऑफर तो आती है, अवेल करने नहीं देते, ना करते हैं ये लोग, वरना आईटीज की हमें बहुत ऑफर्स थी दुनिया से। आप बेनजीर भुट्टो मरहुमा के टाइम पे ये जो आपके उस वक्त कितनी ऑफर्स आई नहीं थी, लेकिन हमने कभी अवेल नहीं की। लेकिन आज भी चांस है, चाइना हमारे साथ बहुत सिंसियर है, टेक्नोलॉजी दुनिया में फैल रही है, इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें। बच्चे हमारे पास जो है यंगस्टर्स की तादाद ज्यादा है, हम इस वक्त अपनी इकोनॉमी को अपने पांव पे खड़ा करें। इस वक्त फौज का 2500 अरब का बजट भी कम है, हम फौज को 8-10 हजार अरब रुपए में लाके खड़ा करें कि हमारी फौज को हम जो चीज चाहिए उनको प्रोवाइड करें, जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है और ज्यादा डिलीवर करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। हम जब माशी तौर पे मजबूत होंगे, हम भिखारी नहीं होंगे, तो हम अपनी फौज का भी ख्याल करेंगे, हमारे बच्चों का भी ख्याल करेंगे। सही बात है। तो हमें अब इस तरफ जाना चाहिए कि हम खुद कफील हों। और मैं अभी एक और बात मैं बताता चलूं कि हम चैलेंज करने जा रहे हैं सोलर को भी और ई कॉमर्स को भी। हम एनोमली कमेटीज में हमारी जितनी एसोसिएशन है कराची में, सिंध में, और मैं राब्ता कर रहा हूँ तमाम पाकिस्तान की अंजुमनों से भी, हम तमाम जो है लेटर लिख रहे हैं एनोमली कमेटी को कि आप किसी हर हालत में सोलर से 18% सेल टैक्स वापस लें और ई कॉमर्स से भी आप 18% सेल टैक्स वापस लें। अगर हमारी एनोमली कमेटी में ये बात नहीं मानी जाती और बजट पास हो जाता है, तो फिर हम जो है पाकिस्तान की सतह पे, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे, हम इस्लामाबाद में जाके पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे और वहां पे जाके धरना भी देंगे, और हम चाहे कुछ भी हो जाए हम टैक्स कम करवा करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ये इस तरह के टैक्सेस में कमी आनी चाहिए। ज़ाहिर है सोलर तो अपनी एनर्जी खुद बनाता है और ये लोगों की खुद परचेज की हुई चीज़ है, खुद उनके इन्वेस्टमेंट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। तो फिर क्यों किस चीज़ के टैक्सेस है? मतलब आप सूरज की रोशनी के ऊपर भी टैक्सेस लगा रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना। अच्छा ना, अब चले कराची की बात, ये बोलते हैं अमीर लगा रहे हैं, तो भाई आप कराची तो बाहर निकले, मजाफती इलाकों में चले जाएं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिनके पास प्लास्टर नहीं हुए दुकानों पे, ख्वांचों की दुकानें, वो एक सोलर प्लेट लगा के अपना पंखा चला के अपनी बिजली चालू करके वो अपने कारोबार कर रहे हैं। सही बात है। और आपके सारे टैक्सेस अदा करने के बाद वो अपनी चीज खुद परचेज करके लगा रहे हैं ना, मतलब फिर तो इसमें गवर्नमेंट को तो उनको नहीं सताना चाहिए। आमिर साहब लास्ट में क्या कहेंगे आप? आपके साथ आपके पास कुछ सेकंड्स हैं जी। जो भाई बात कर रहे हैं वो बात वही है ना कि हम हर चीज फेडरल गवर्नमेंट पे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। देखिए, अपना एनएफसी अवार्ड का मतलब क्या है, ये पूरा एक जो किताब है इसको कोई पढ़ता है? इसका मतलब ये कि जो वसाइल है वो सूबों को मुंतकिल हो रहे हैं, तो क्या सूबों ने वो वसाइल मिलने के बाद कोई इम्प्लीमेंट की, कोई बिजली के घर लगाए? जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं कनाडा की, तो क्या सिंध गवर्नमेंट ने अपने दोस्तों को महंगे प्लांट लगाने के लिए पैसे दे दिए? तो क्या इस पे काम किया? देखिए, असल मसला है इम्प्लीमेंटेशन। जो आपका पैसा आपको मिल रहा है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो सारा करप्शन की नजर हो रहा है। तो असल तो हम फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम तो जब दें, पहले हम अपने जो जहाँ हम रहते हैं उस, आप देखिए पंजाब में सनती जोन लग रहे हैं, उन्होंने सनती जोन की बात की। भाई को पता है कि खैरपुर इकोनॉमिक जोन बना है, वहाँ पे 25 साल के लिए टैक्स स्टेशनर दिया गया है, तो वहाँ किन लोगों को प्लाट दिए उन्होंने, ना फैक्ट्रियां लगाई, वो क्या हुआ उसका? अब ढाबे जी इंडस्ट्रीज जोन है। मसला तो ये है ना कि गवर्नमेंट जब तक ये बैठी हुई है करप्ट गवर्नमेंट, तो ये करना ही नहीं चाहती कुछ। ये वफाक से पैसे ले रहे हैं, ब्लैकमेल करते हैं वफाकी गवर्नमेंट को, पैसे बढ़वाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं दुनिया को पता है, ये हर किसी को पता है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। जब तक तो देखें करप्ट गवर्नमेंट बैठी, ये तो समझ ले सूबे को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। इस सूबे के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगना। हम इंशाल्लाह ताला असेंबली में हर चीज पे आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। और शर्जील कुतुबनी साहब ने जो आपको अभी पॉइंट नोट करवाए ना, उस पर भी आप जरूर आवाज उठाइएगा।
बिल्कुल इनकी बात 200% दुरुस्त है कि हमें सस्ता यूनिट मिल रहा ठीक है। तो आप देखें ना, आप जानबूझ के अपने इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं। आप चाह ही नहीं रहे कि इंडस्ट्री प्रमोट हो, ओके, मुल्क ठीक अपने है। पांव थैंक पे यू खड़ा सो हो। मच आमिर सिद्दीकी साहब, आपका शजील गुफनानी साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान नेता से इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।